सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सफारती तजर्बा यही है, सीनियर सियासतदान भी हैं, सेनेटर शहरी रहमान साहबा साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सेनेटर साहबा, अब ये जंग अमेरिका और ईरान की तो है, लेकिन इसमें पहले इजराइल भी एक फरीक था। अब दीगर ममालिक तो इसमें फ़रीक हैं ही, क्योंकि हमले बहुत सारे ममालिक तक फैल गए हैं, जिसमें जॉर्डन है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, अब तो मिस्र भी है। लेकिन इजराइल ना हमले फिलहाल कर रहा है, ना उस पर हमले किए जा रहे हैं। कोई ड्रोन, कोई मिसाइल इजराइल की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। सो ये क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इजराइल की तरफ से जो अपनाई गई है, और ईरान भी बड़ा मोहतात है इसको लेकर? जी शुक्रिया अब्दुल्ला। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम आप सबको। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि इजराइल की तो बात ही नहीं हो रही है। आप देख लें ना कि उनकी जो खास तौर से जारियत है गाजा में, वो भी पसे पर्दा हो गई है। अब मतलब 2 दिन पहले थोड़ी सी बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान ने शुरू की है अपने फोन कॉल्स में, ज्यादातर कभी जॉर्डन से कभी तुर्की से, जहां जहां बातें चल रही हैं कि गजा में इनकी जारियत को रोका जाए, मगर ये कोई एक कंसर्टेड वो नहीं है, एक्शन नहीं है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इजराइल जो मेन एक्टर है, जिसने ये सब कुछ शुरू करवाया और जिसकी बुनियाद पे उनके ग्रेटर इजराइल के प्लान्स पर वो साइड पे बैठा हुआ है जी, वो साइड पे बैठा हुआ मजे ले रहा है और बड़े वहाँ पे और देखिए, क्योंकि अमेरिका उनका काम कर रहा है ना सारा, उन्हीं के सारे उनके जितने वसाइल हैं, खासतौर से दिफाई वसाइल, उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, थैड हो जाए, पेट्रियट हो जाए, ये बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स हैं, वो आधे हो गए हैं करते करते, ये जंग लड़ते लड़ते। और अभी भी बुरानी कैफियत है जी पूरे वेस्ट एशिया में। और इजराइल जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है, साइड पे, ना सिर्फ साइड पे बैठा है, मगर वो तो मैं समझती हूँ कि इसमें उनका तो बड़ा फायदा हो रहा है कि वो देख रहे हैं, मतलब तमाशा देख रहे हैं कि कशीदगी बढ़ रही है हर तरफ। मतलब आप देख रहे हैं जंग तो एक्सपैंड हो रही है, एक दिन एक्सपैंड होती है, एक हफ्ता रुकी रहती है, फिर इस तरह हो रहा है। अच्छा सेनेटर साहब, क्या वजूहात हो सकती हैं आपको? मतलब 2 हफ्ते हमले हुए, शदीद हमले हुए, फिर पाकिस्तान की सालसी दीगर ममालिक भी पड़े, कोई सॉर्ट ऑफ सीज फायर हुआ, अनाउंस तो नहीं हुआ एज सच, लेकिन बात हो गई थी कि जी अभी फिलहाल हमले नहीं होंगे। वो 5 दिन जारी रहा, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान ने हमले कर दिए, फिर अमेरिका ने जवाबी हमले किए। मतलब सदर ट्रंप आपको पता है किस तरह की नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज उसके बाद यूज़ करते हुए नजर आए। क्या ईरान की साइड पे भी ये इशू नहीं हैंडल हो पा रहा कि हु इज़ द डिसीजन मेकर, किसकी से है, जो उनका इत्तफाक राय है उसका क्लियर कट फुकतान है? एक टीम प्रॉब्ली चाहती है कि बातचीत आगे हो, बढ़े, MOU जो हुआ था उस पर कोई निगोसिएशन पे पेशरफ्त हो, दूसरी तरफ हमले हुए चले जाते हैं। वैसे ये हर मुल्क में, मतलब पाकिस्तान में इस पर आप नोट करें, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सब चाहते हैं कि जो सारसी का पूरा एक सिलसिला चल रहा है, उसमें पाकिस्तान में हर सेक्टर, हर तबका चाहता है कि ये आगे बढ़े और अमन की तरफ पेशरफ्त हो। तो पाकिस्तान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, लेकिन आप देखें अमेरिका में भी है, ईरान में भी है, अमेरिका में भी वाज़े नजर आने लगे हैं क्रैक्स हर तरफ, और सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। जो भी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ती है, जो जंग की बढ़ती है, और जो 2 कदम पीछे हटने वाली जो भी बढ़ती है, उसके अलग अलग कैंप्स हैं। ईरान में भी ऐसे ही है। जब ममालिक जंग पे जाते हैं तो ये ऐसे होता है जी। और क्योंकि जाहिर है एक एंटी वॉर लॉबी भी शुरू हो जाती है ना, क्योंकि उसके कॉस्ट देखते हैं, उसकी जितनी कीमत पूरे माशरे और मुल्क को देनी पड़ती है, और इस वक्त तो पूरी आलमी सतह पर दुनिया को देनी पड़ रही है, वो सबको नजर आने लगता है। अपने वॉलेट पर जब दबाव पड़ता है, अपने गैस स्टेशन पर, अपने खाने की खुर्दोनोश अशिया पर, तो इन चीज़ों पर लोग फिर अपना एहतजाज सुनाते भी हैं, रजिस्टर करते हैं, और उसके फिर अपने अपने वकला बन जाते हैं ना, अपने अपने एडवोकेट्स बन जाते हैं। तो सियासतदान भी इसी जिम्रे में आते हैं। ईरान में भी आपने देखा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक पोजीशन होती है कभी, तो इस तरह तो होता है। जनरली दैट्स द केस। इवन पेंटागन में भी आप देखेंगे हार्ड लाइन होगी। इस वक्त तो प्रेसिडेंट ट्रंप की होती है, तो कभी JD वैंस का हमें सुनने में आता है कि वो कहते हैं बिल्कुल
कोशिश होनी चाहिए कि आगे चले बात। उनकी थोड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन रह रही है क्योंकि वो आई थिंक डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है। जो देखिए मीडिएशन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक लॉबी बनी जाती है, अमन की लॉबी बन जाती है, कहीं वॉर की होती है। तो ये स्टेक्स जो होते हैं अलग अलग, ये हर माशरे में, हर पॉलिटिकल कल्चर में, खास तौर से अच्छा, अब जहाँ पावर ईरानी तो जाहिर है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पहले इतनी पाबंदियों में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, सैंक्शंस हैं, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसके बाद भी उन्होंने सर्वाइव किया है। अब वो अगर चाहें तो प्रॉब्ली किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है कि ये जंग मज़ीद तवील हो और वो सर्वाइव कर जाए। अमेरिका में जहां अहम तरीन उनके अहदेदारों की तरफ से ये बयान सामने आते हैं कि हमारे शायद हमले रोकना मफाद में है क्योंकि हमें हमारा स्टॉक ख़त्म हो रहा है और हमें इसका बमबारी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वहीं उन्हीं अहदेदारों की तरफ से भी कहा जाता है कि हमारे पास 2 हफ्ते का एक्सटेंसिव एक प्लान है जिसमें और शदीद बमबारी की जाएगी। सदर ट्रंप कितना और ऐसा चला सकते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए, उन्होंने तो आगे के इलेक्शन से अपना शायद उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उनकी सियासी साख अब वो ही खुद कैलकुलेट कर सकते हैं जी, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। एक हफ्ता अमेरिका से आवाज बुलंद होती है कि हम बात भी कर रहे हैं, और ये भी बात हो रही है, आप एज अ साइड बार ये नोटिस करें कि हर जगह मुक्तदर हल्के वाशिंगटन से भी, ईरान से भी, और इवन पाकिस्तान और कतर से बात हो रही है कि टॉक्स आर कैरिंग ऑन, यानी कि बातचीत जारी है। तो उधर भी हर तरफ जंग की लॉबी अगर है तो अमन की भी लॉबी और कॉस्ट और स्टेबलाइजेशन, यानी एटलीस्ट इस्तेकाम और सीज फायर की लॉबीज भी सरगर्म है बेस्ड ऑन द कॉस्ट, मतलब जो कीमत उनको देनी पड़ रही है। और अच्छा, ये हुसियों वाला जो मामला है शेरी साहिबा, हुसियों और सऊदी अरेबिया वाला जो मामला, अमेरिका की तरफ से इतना तो मिसकैलकुलेशन हुआ है कि वो समझ रहे थे ईरान बहुत जल्दी फिसल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। और शायद ऐसा मतलब उनको जरूर कीमत देनी मैं समझती हूँ उनका जीडीपी काफी डिप्लीट हो गया, लेकिन उनकी जो सियासी पोजीशन है वो उसी पर रहेंगे जिस पर वो बहुत मुस्तहकम है, और रजीम उसी पोजीशन की वजह से कायम है ना, जी, वो नहीं चेंज करेंगे पोजीशन। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा शेरी साहिबा, ये हुसियों और सऊदी अरेबिया वाला जो मामला है, उसी बाकायदा ज़ाहिर है बाकी मिलिशियास की तरह तो नहीं है, ठीक है, ईरान का असर और रसूख है, लेकिन बड़ा इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट करते हैं। फिर सऊदी अरेबिया ने एक बहरी इत्तेहाद भी कायम किया है, बहरी दिफाई इत्तेहाद, जिसमें पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, पाकिस्तान भी, जिसमें 14 ममालिक पाकिस्तान भी शामिल है। अब अगर यहाँ से मामला कुछ एक्सचेंज फायर होता है तो पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन कितनी ट्रिकी हो सकती है, इसमें हमारा क्या किरदार हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने तो मैं समझती हूँ बहुत ही संगीन मुश्किल हालात में ये नेविगेट किया है एक रास्ता जिससे मुल्क का भी वकार बढ़ा है और पाकिस्तान की, मतलब इस्लामाबाद की एक पोजीशन आगे आई है। और जो भी सालमियत आपने देखी है, जो भी स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में आती रही है, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एफर्ट की वजह से। तो पाकिस्तान आई थिंक अलायंस का हिस्सा को पाकिस्तान होना जरूरी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं हो सकते हिस्सा। वो इसलिए कि बाकी सारे जीसीसी ममालिक भी इसमें हैं, और जितने अलायंसेस में पाकिस्तान हो सकता है वो बुरी बात नहीं है। मैं समझती हूँ नेविगेशन तो करते रहेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी सऊदी डिफेंस पैक्ट में इन्वॉल्व और एंगेज हैं जी। अच्छा शेरी साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक और जो हमारा हालिया सियासी तनाज़ा चल रहा है इस पर हम एक सवाल कर लूँ आपसे? ज़रूर। कल वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक अहम बयान दिया जिसमें बड़ी बहस हो रही है। वो कह रहे हैं जी हम अगले 10 साल भी इन्हीं मसाइल को रो रहे होंगे, मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट या उन्हें सूबे कह लें या इंतज़ामी यूनिट कह लें, ये बनना नागुज़ीर हो चुके हैं और अदरवाइज़ मसले हल नहीं हो सकते। उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने GOP बात की, उन्होंने कहा जी अगर इंतज़ामी यूनिट बनने हैं तो सिंध से फिर शुरू कर लें या किसी पंजाब से ना शुरू करें क्योंकि पंजाब तो उनके मुताबिक डिलीवर सबसे बेहतर कर रहा है। आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो ये जो मौजूदा सिस्टम है ये अब नाकारा हो चुका है, आगे बढ़ना है तो किसी और सिस्टम की तरफ हमें देखना होगा? बहैसियत मेंबर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा मैं। जी, मैं सिंपल बात करूंगी। सबसे पहले तो हमने कोई मुसाबिता ऐसा नहीं देखा है, पहली दफा एक सीनियर वजीर इस तरह अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं,
तो वो एक अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी के सामने कभी कोई ऐसा मुसवदा, इस तरह का मंसूबा किसी ठोस जामे तरीक़ेकार या मंसूबे की तरह नहीं पेश किया गया, ना हमारी राय इस पर ली गई है। लेकिन बेहतर इस वक्त तो पार्टी आप देख रहे हैं, हम वैसे भी चाहते हैं हमेशा कि सियासी रास्ते हमेशा ढूंढे जाएं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो या कहीं भी हो। इस वक्त पार्टी और हमारे चेयरमैन वहाँ भी काफ़ी मसरूफ़ हैं और वहाँ भी तनाज़ात उठे हैं। आपने देखा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मीरपुर के जो फेज़ था, उसके बाद अब ये मैं समझती हूँ ये वक्त शायद नहीं है इन बातें करने का, क्योंकि मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई, मगर जहाँ तक जो बात की जा रही है कि जी खर्चे बढ़ते जा रहे, खराजात बढ़े, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी कि आपको गवर्नेंस देखिए ठीक करनी है, आपने गवर्नेंस ठीक करनी है। और हर दफ़ा ये कहना कि हम एक नया सिस्टम ला रहे हैं, वो अगर उसकी आपको पूरी जमहूरी सियासी आप उस पर कंसेंसस बना चुके होंगे तो फिर अलग बात है। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं पता कि मुल्क में किसी, अभी आपने पंजाब से भी सुन लिया कि कंसेंसस इस वक्त नहीं है, तो ये एक शायद उनकी सोच होगी, शायद मुझे नहीं पता किस तनाज़ुर में उन्होंने ये बात की है, लेकिन ये कहा गया, इतना मैंने सुना कि ही सेड कि ये मतलब हम बजट, हमारा डेट इतना बढ़ रहा है, कर्जे इतने बढ़ रहे हैं, तो बेशक कर्जे बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई दो, हम बार बार ये, और बजट वक्त के वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात जो हैं वो भी कम होने, सबके अखराजात कम होने मासिवा फेडरल गवर्नमेंट के खास तौर से, क्योंकि जब आप सिस्टम बदल रहे थे यानी डेवोल्यूशन की तरफ जा रहे थे, जो आपका ओरिजिनल सिस्टम है, जो आपके 1973 आइन के मुताबिक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि यही डेवोल्यूशन का एक तर्ज था। तो इस हवाले से आप डबल अखराजात तो नहीं कर सकते जी कि जी मैं मसलन मैं हेल्थ मिनिस्ट्री नीचे भेज रही हूँ, आप और मैंने सोचा कि हम नीचे भेज दें, फिर आप मुझे कहें कि मैंने ऊपर भी रखना है जी। तो द होल पॉइंट ऑफ इट इज के जी आप अखराजात वहाँ के ख़त्म करेंगे, नीचे जाएंगे, टैक्सेशन सिस्टम आपका आपके मुल्क को सपोर्ट करे, बजाय इसके कि हम टैक्सेशन सिस्टम की तरफ जाएं। और आप देख कि ये क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहा मुल्क के अखराजात को, फ्रैंकली यही है ना, टैक्स से आपके रेवेन्यूज को सपोर्ट करना है। जी खर्चा ज़्यादा, तो खर्चे आप देख लें कहाँ ज़्यादा है, एसओईज का ही आप प्रोग्राम कर ले मेरे साथ, कितने खर्चे कहाँ हो रहे हैं अलग, जब चाहे उस पे तो देख लीजिए ना ये मसला। और आप जो कह रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, मुझे नहीं पता इस पर कितनी सोच विचार हुई है, किसी ने कोई कॉस्टिंग देखी है। आप एक सूबे की इंतजामिया के अखराजात देख लें, फिर आप देखें कि आप ऐड करेंगे उसमें अखराजात एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के, मसलन अगर ये बात चलती है, मुझे तो अगर ये बात आगे चलती नजर आ नहीं रही है फ्रैंकली। मैं ये वाज़े तौर पर आपसे कह दूं कि हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात आगे ना ही बढ़ाएं तो बेहतर होगा। लेकिन अगर बात करनी है तो फिर आप आला सतह पे बात करें, ट्रायल बलून का तो कोई मकसद नहीं है और मैं डिबेट में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये कोई ठोस बात हमारे सामने नहीं आई है। मतलब कोई मुसवदा, कोई मंसूबा हमारे सामने नहीं आया है। और इस वक्त मुल्क में वैसे ही आप देख रहे हैं दो सूबे इस वक्त बहुत ही गैर मुस्तहकम हुए हैं। बलूचिस्तान को ले लें, वहाँ दहशतगर्दी का एक मुस्तकिल जारी है, चाहे वो अफगानिस्तान से हो या हिंदुस्तान की तरफ से इनखला होता है, आना जाना वहाँ होता रहता है। फिर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी यही दहशतगर्दी का मामला भी होता है, और फिर आप देख रहे हैं कि सूरत हाल वहाँ सियासी तौर पर भी संगीन है। अब एक हमारे फेडरेटिंग यूनिट में इलेक्शंस चल रहे हैं, वो कोई इतने पुरअमन नहीं रहे जितने हम उम्मीद कर रहे थे। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द, अभी ये वक्त मेरी नजर में ये कोई वक्त नहीं है इस तरह की डिबेट छेड़ने का। बहुत बसद एहतराम मोहसिन, हाँ जी ये मैं सोचती हूँ पीपल्स पार्टी के सामने तो हरगिज ये बात नहीं आई है किसी ठोस अमली जामे में, और ना हमने इस पर कोई And you think it's not the right time to talk about such issues? बहुत शुक्रिया।
जी, थैंक यू के सो मच। व्यूज इस पे बहुत क्लियर है जी, thank बहुत you. शुक्रिया शेरी साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।